संध्या गुप्ता एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी माँ, ऐसी बेटी जो इस धरती पे आई है कुछ करने के लिए, आप सबके लिए बनी हुई है। मैं अपने लिए जीना नहीं चाहती, मैं आप सबके लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर चुकी हूँ। रुतबा, शोहरत, लोगों का प्यार, बड़े बड़े मेडल, 3 तो मुझे डॉक्टरेट मिल गए, मेरे नाम से डॉक्टरेट जुड़ गए। लेकिन लास्ट के जो मुझे लगता है कि जो चंद साल होंगे, वो मैं समाज को सुधारने की पूरी कोशिश जद्दोजहद करती रहूँगी। मुझे सुकून मिलता है उन माँओं के पास बैठने का जिनके बच्चों के पास आज उनके घरों में जगह नहीं है। जब वो मेरे पास बैठते हैं, उनकी जो खुशी होती है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराहट देखने के लिए ही तो मैं ज़िंदा रहती हूँ। नमस्कार, मेरी पहचान के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में जिस शख्सियत से आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर की मायनाज बेटी और पिछले कई सालों से समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं, आप अगर उनको सोशल एक्टिविस्ट कहें वो भी गलत नहीं होगा, शिक्षाविद कहें वो भी गलत नहीं होगा, एक राजनीतिज्ञ कहें वो भी गलत नहीं होगा। और जम्मू की पहली फैशन डिज़ाइनर और उनका बुटीक जो जम्मू कश्मीर में एक माइलस्टोन बन चुका है और लगातार अथक प्रयास हैं कि समाज के उस शोबे को और खासकर उन महिलाओं को एक सपोर्टिंग हैंड देने के लिए और समाज के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए। जी, मैं बात कर रहा हूँ मैम संध्या गुप्ता जी की, जो चेयरपर्सन हैं NGO वुमेन क्लब मेरी पहचान, और पिछले कई सालों से लगातार प्रयास जम्मू शहर में एक नई अलख जगाने का। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू विवेक जी। संध्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एक बहुरूप आयाम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक लीडर भी हैं और समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं। लेकिन सबके बीच चाहे हम आपकी बुटीक की बात करें जो जम्मू कश्मीर की पहली, और एक फैशन डिज़ाइनर के रूप में जिस जर्नी की शुरुआत की थी और एक मील का पत्थर साबित हुई, और उसके बाद वुमेन क्लब मेरी पहचान जिसके माध्यम से आज जम्मू कश्मीर की महिलाओं के उत्थान के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? सफ़र की शुरुआत मुझे लगता है कि ऊपर वाला ही तय करता है कि किस इंसान ने कब समाज के लिए काम करना है, खुद के लिए जीना है। तो जब ऊपर वाले ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव आना चाहिए, सबसे पहले तो मेरी शुरुआत हुई शादी के बाद। से पहले जब मैं एयर होस्टेस का ख्वाब लेके जीती थी, तो फादर साहब डोगरा फैमिली में, जैसे आपको पता ही है कि पैदा होने का कभी कभी खमियाना भुगतना पड़ता है, तो अलो ही नहीं हुआ कि मैं एयर होस्टेस बनूं। उनके दिमाग में एक ही बात रहती थी कि आप लोगों के जूठे बर्तन उठाएंगी क्या, हमारे घर की बेटियां। शादी हो गई छोटी उम्र में, 17.5 साल की उम्र में ही मेरी शादी करा दी गई थी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। अंदर हुनर होता है, कहते हैं कि गॉड गिफ्ट होता है एक आपके अंदर, तो एक कला थी लोगों को खूबसूरत बनाने की, कपड़ों से सजाने की। तो जब उन्होंने भरपूर साथ दिया, तो मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम मैं 6 महीने का कोर्स मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कर लो। पहली ब्रांच होती थी निफ्ट मोहाली में उस टाइम, जब मैंने 6 महीने का कोर्स किया था। और जम्मू कश्मीर की मैं इकलौती बेटी थी फैशन इंडस्ट्री में। आते ही मैंने अपीयरेंसेस नाम का एक ब्रांड स्टार्ट किया। कहते हैं जब आपका दिल अच्छा होता है और आप नेक दिल से काम की शुरुआत करते हैं और फैमिली का भरपूर सपोर्ट होता है, तो आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। मैंने कपड़े तो डिज़ाइन किए थे विवेक जी, बहुत खूबसूरती से दुनिया को सजाया तो था, लेकिन मैंने उनके दिलों में बहुत जगह बनाई। मैंने उनको कभी कस्टमर ही नहीं समझा, मैंने उनको एक दिल का टुकड़ा समझा। जो भी मेरे पास आता था मैं उनके दिलों में राज करने लगती थी। और फिर ये जो ब्रांड था अपीयरेंसेस, ये धूम मचाने लगा, देश विदेश में इसके चर्चे होने लगे, एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया था। हर एक को होता था कि हमने अपीयरेंस जाना है, वहाँ से बनवाने हैं। तो उस टाइम कम से कम 150-200 वर्कर मेरे अंडर काम किया करता था। तो खुद के लिए जीने का कोई टाइम ही नहीं रह गया था। बच्चे भी छोटे छोटे थे, बच्चों को भी देखना होता था, घर भी देखना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि औरतों के बिना घर चलता ही नहीं है। और फिर मुझे बुटीक का काम इतना था कि मैं सुबह, मुझे अभी भी याद है, दुनिया गवाह है इस चीज़ के लिए, कि मैं सुबह
4 बजे उठ के वर्कशॉप चली जाती थी और मैं रात को 2-2 बजे सोती थी। जैसे मैं आती थी बुटीक से 8-9 बजे, खाना खाने के फ़ौरन बाद में बैठ जाती थी डिज़ाइनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे वर्कर्स को काम देना होता था और वर्कर्स भी इतने ज़्यादा होते थे। तो ये जर्नी जो थी वो चल रही थी। अचानक से एक घुटन सी होती थी मन में। ऐसा लगता था कि मैं एक सिर्फ डिज़ाइनर बन के रह गई हूँ। डिज़ाइनर का मतलब ये था कि मेरा अपना आप जो था संध्या गुप्ता, वो कहीं धूमल सी होती जा रही थी और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जी नहीं पा रही हूँ। मैं खुल के मैं एक पंछी की तरह जीना चाहती थी, आसमान में उड़ने वाली मैं औरत थी। मैं बचपन से ही, मेरे बाबा ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। लाडला बच्चा होने के साथ साथ मैं पैम्पर्ड बच्चा भी था। तो जब मैं शादी हो गई तो शादी के फ़ौरन 1-2-3 साल के बाद ही मैंने बुटीक स्टार्ट कर दिया। तो ज़िंदगी में जी नहीं पाई। हालांकि हस्बैंड ने भरपूर साथ दिया, लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं था। मेरे पास काम का प्रेशर ही इतना था, शौक भी थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बच्चे 2 पैदा हो चुके थे, उम्र भी मेरी छोटी थी। तो ये घुटन घुटती जा रही थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं सांस लेना दुभर हो गया। कभी कभी तो मैं रो पड़ती थी, ऐसे चीखे मारने को मन करता था कि मैं क्या, ये ज़िंदगी मैं एक गधे की तरह मशीनरी मतलब मैं बन गई हूँ, तो मैं कब जी पाऊँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सालों के बाद ये जो कहते हैं जो अंदर की घुटन होती है ना, वो ब्लास्ट हो जाती है। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी दिनचर्या लिखा करती थी किताबों में। मैं जो भी घटता था मैं किताबों में लिखती जाती थी और एक अलमीरा में वो बंद करके रखती थी। चाबी मेरे पास हुआ करती थी। सबको क्यूरियोसिटी भी होती थी घर पे कि भाई ऐसा क्या लिखती है। हस्बैंड ने भी बहुत बार पूछा, पर उनको पता था ये डायरी लिखती है। तो एक बार मैं उधमपुर गई मदर फादर से मिलने के लिए, तो मैं सारी डायरीज ले गई। मुझे वो दिन याद है कि मेरा ऐसे घुटन से भरा हुआ दिन था वो, और मैं देविका ही उतरी पहले। वहाँ मैंने सारी डायरियाँ आग लगाई। वहाँ एक बाबा बैठे हुए थे, मुझे आज भी वो कभी नहीं भूलते हैं। तो वो कुछ सिगरेट धुआं वगैरह जला रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास वो है मिट्टी का तेल? कहते क्या करना है? मैंने कहा मुझे कुछ जलाना है। तो वो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं कि भाई तूने क्या जलाना है। अदरवाइज लोग पूछते हैं ना, भाई तू क्या जलाने आई है अकेली औरत यहाँ पे, इतना बड़ा बैग लेके। ड्राइवर था मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला भैया आप इधर आओ, मेरी हेल्प करो। तो मैंने कुछ जो थे पन्ने फाड़े, कुछ फटे कुछ नहीं फटे, तो एक बहुत बड़ी आग सी जलाई। बाबा ने मदद की मेरी, मुझे अभी भी याद है। तो वो मैंने सारी जितनी 16-17 मेरी किताबें थी, मैंने वो समझ लो उस दिन स्वाह कर दी। मुझे लगा कि आज मैं खुश हूँ, मैं आज़ाद हो गई हूँ। मुझे लगता था कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं किताबों में डाल देती थी और वो किताबों के पन्ने बनकर वो बंद होके अलमीरा में पैक हो जाती थी। मेरी भी ज़िंदगी ऐसी थी। आज वो मैं एक खुश थी। स्टेपिंग स्टोन बना जिंदगी में, एक जी, आज़ाद पंछी जिंदगी जीने का। बिल्कुल। उस दिन मुझे लगा मैं आज़ाद हो गई उस घुटन भरी ज़िंदगी से ना। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं वैसे भी समाज सेवा तो मैं करती रहती थी। मैं अपना कमाई का 30वां हिस्सा, लोग कहते हैं ना 10%, मैं 30% अलग करती थी। और मैं बताते हो मुझे कोई खेद नहीं होता। सारी दुनिया जानती है कि अपीयरेंसेस एक बहुत महंगा ब्रांड था अपने टाइम में। जितनी भी अभी भी है, लेकिन अभी उतना नहीं है। लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि अपीयरेंसेस बहुत महंगा है। हालांकि मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बुटीक, आज तो बड़ा कंपटीशन है, आज तो हर गली कुछ में बुटीक ही बुटीक है। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आज जो है महिलाएं जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। और मैं हमेशा ब्लेसिंग्स देती हूँ जो भी अच्छा काम करता है। तो लोगों के मन में जो ये जो धारणा है ना पेरेंट्स, वो एक टाइम था विवेक जी, मैं खुद बोलती हूँ कि महंगा था। डिज़ाइनिंग होती थी और वो एक जो डिज़ाइन बनता था वो दूसरा नहीं पहन पाता था कभी भी। तो चार्जेस जो थे, अमीर जो औरतें आती थी उनके पास खूब पैसा होता था तो उनको भी वर्थ पेइंग था। हाँ जी, यस क्योंकि यस, क्रिएटिविटी आपकी निकल के हाँ जी, आती थी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हर डिजाइन में आप अपना पर्सनल अटेंशन, टाइम, बिल्कुल क्रिएटिविटी बिल्कुल। देती मैं थी। आपको समझाना चाहती हूँ थोड़ी सी बातें, लोगों को भी शायद आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ें समझ आएंगी। लोग उस टाइम टेलर्स के पास जाते थे, आपको पता है टेलर खुद काटते थे, खुद सीते थे, खुद हेमिंग करनी, खुद प्रेस करनी। तो वो उनको जो भी चार्जेस लेने होते थे वो ले लेते थे औरतों से। मैं एज ए डिज़ाइनर आई थी, मैंने वर्कर आगे हायर किए वो थे। इतने 5-6 टेलर मास्टर होते थे, 10-20 तो एम्ब्रॉयडरी वाले होते थे, अड्डे वाले अलग होते थे। मेरी एक 7 बंदों की टीम जो है 38 ईयर से लेके आज तक, वो 7 बंदे जो हैं वो एक सूट को तैयार करते हैं। एक शाहकार बनता था। यस।
तब मैंने सोचा था कि मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। सोच के आई मेरी पहचान को एक छवि जी, देने में, क्योंकि वो भी आपकी एक क्रिएटिविटी का हिस्सा था। बिल्कुल। ज़िंदगी में बहुत कुछ आपके पास था, लेकिन जिनके पास नहीं था उनको देने का प्रयास, अपनी खुशियाँ उनके साथ आपने बांटने का प्रयास किया। उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे लगता था, शुरू से मुझे ऐसा लगता था विवेक जी, कि महिला की ना पहचान नहीं है। कभी वो बाप के नाम से जानी जाती थी, कहीं कभी पति के नाम से, कभी भाई के नाम से। स्कूल उस टाइम मुझे याद है कि जाते थे तो पहले बाप का नाम पूछा जाता था, है ना। कई दफ़े मैंने बड़ी सारी अकेली लेडीज़ को देखा जिनके हस्बैंड या तो डेथ हो जाते थे या छोड़ के चले जाते थे, तो उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था और आ जाके उसकी कोई पहचान नहीं होती। बस यही रीज़न था, मुझे लगा कि मुझे हर महिला की एक अपनी पहचान बनानी है और उनको सशक्त करना है, भारत को एक नया रूप देना है। तो इसीलिए मैंने वुमेन क्लब मेरी पहचान जो था इस नाम। सफ़र में मेरी पहचान की अगर बात करें, ना केवल आपका प्रयास खुशियाँ साझा करना महिलाओं के साथ, बल्कि उनको आत्मनिर्भर करना भी आपने सिखाया। जी, उसको किस प्रकार एक रूप दिया गया आत्मनिर्भरता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए? मैंने बहुत सारे सेंटर खोले अखनूर में और भी गांव-गांव में, जहाँ जहाँ तक मेरी पहुंच हो पाई। मैंने सिलाई सेंटर खोले और मैं उनको एक टीचर रख के देती थी। टीचर की सैलरी मैं खुद पे किया करती थी, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं समझी। मुझे लगता था, हम एक ही बात माँ बाप ने सिखाई थी कि जो भी कर्म करना है उसको आपने दबा के रखना, कुएं में डाल दो, नेकी कर और कुएं में डाल। वो जो सीख दी थी माँ बाप ने, तो मुझे लगता था कि क्या ज़रूरत है मुझे लोगों को बताने की कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं क्या नेक काम करती हूँ, मैं कितनी बच्चियों की शादियाँ कराती हूँ, मैं कितने को एजुकेट करती हूँ, कितनी महिलाओं को मैं काम सिखाती हूँ। और मैं सही बोलूँ, आज तक मैंने हज़ारों लोगों को काम सिखाया है। उसके अलावा समाज का एक तबका वो भी है जिनके पास खुशियाँ बहुत कम हैं, और ख़ासकर उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनके पास सरमाया नहीं है। उनके उनके जीवन में ख़ासकर एक सहायता, एक सपोर्टिंग हैंड आपके जी। द्वारा पेश किया गया है। ख़ासकर जो बच्ची हैं जिनकी शादी होने वाली है, आपकी इस बुटीक के माध्यम से एक खुशियों का तोहफ़ा उनको भी दिया जा रहा है। एक बात शेयर करना चाहूँगी, आज से 8-9 साल पहले मैं अपनी फैमिली परिवार में बैठी, बच्चे शादीशुदा हो चुके थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे अब अपने लिए जीना है। मैं अपीयरेंसेस जो टैग है उससे हटकर मैं संध्या गुप्ता के नाम से जीना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि संध्या गुप्ता कौन है। लोग ये ना जाने कि ये अपीयरेंसेस वाली है, ये अपीयरेंसेस वाली का परिवार है। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ अपीयरेंसेस, वो जो टैग था वो पता था, उसमें काम करने वाली जो हुनरमंद औरत थी वो कौन है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था, कईयों ने तो मुझे देखा तक नहीं था। लेकिन मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए अपने घर पे मैंने उनको बोला कि मुझे अब अलग कर दिया जाए। अलग इन द सेंस कि मैंने उनको बोला कि ये जो मेरा बिज़नेस है, मेरे बच्चे जो थे तब नए नए फैशन डिज़ाइनिंग करके आए हुए थे, उनको भी ज़रूरत थी, तो मैंने सारा जो था अपीयरेंसेस बनाया एज़ इट इज़ मैंने हैंड ओवर कर दिया अपने बच्चों को। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब आप चाहोगे तो मुझे आप दे सकते हो एक खोल के, नहीं चाहोगे तो मैं रेंट पे ले लेती हूँ। तो मुझे याद है तब मैं अलग हो गई और मैंने रेंट पे अपीयरेंसेस स्टार्ट किया। मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि जो भी होगा, चाहे मैं नुकसान झेलूँ या मैं प्रॉफिट में रहूँ, इसमें मेरी फैमिली का, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का कोई हक नहीं होना चाहिए। और मैं सच बोली, मेरे परिवार ने साथ दिया उसमें, उन्होंने मेरे इस फैसले को कबूला। और आज भी मैं रेंट पे ही हूँ। जो भी कमाती हूँ कोई लाइबिलिटी नहीं है, भगवान की दया से खूब पैसे कमाती हूँ, अच्छा काम चलता है, 38 इयर्स हो गए, तो उन पैसों से मैं हर एक की मदद करती हूँ। आज तक 400-500 लड़कियों की शादियाँ करा चुकी हूँ। अभी भी सब गवाह दे सकते हैं कि अभी अक्टूबर से नवंबर महीने तक 6 लड़कियों की शादियाँ हमारा क्लब करवा रहा है। कितने बच्चों की फीस जमा होती है, कितनी माँ बाप हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया है, वो माँ बाप जो हैं मैं देखती हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है उनको रखने के लिए। मुझे आज भी एक मलाल रहता है कि मेरा एक शौक़ था अपना घर बनाने का, एक ऐसा घर
जिसमें चाहे अनाथ बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, या वो ऐसी मेरी बहनें हों जिनको ससुराल वाले दहेज के लोभी जो है वो घर से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के समेत वो घर से निकाल देते हैं, उनके पास जगह नहीं होती रहने की, वो दरबदर हो रहे होते हैं। तो वो एक अपना घर बनाने का आज भी मेरे मन में वो रह जाएगा। मुझे लगता है कि मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतनी फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट तो है नहीं। जो भी कमाती हूँ देश सेवा, समाज सेवा में लगा देती हूँ। अगर वो अपना घर बन जाता तो वो एक ऐसा सुखी परिवार होते, अनाथ बच्चों को मैं माँ बाप दे देती, वो एक कुटुंब सा बनाती, और वो लोग जब वहाँ रहते तो उनको लगता ये हमारा घर है, ये अपना घर है, ये मेरा घर है। तो शायद आपके चैनल के माध्यम से कोई ऐसे दयावान या गवर्नमेंट अगर सुने, कोई ऐसी मुझे जगह दे दी जाए तो मैं अपना घर बनाऊंगी ज़रूर। इस जन्म नहीं बना पाई तो अगले जन्म में पक्का बनाऊंगी। संध्या जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया है, लेकिन आपके द्वारा ये प्रयास किया गया है कि जम्मू की जो विभूतियाँ हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और महाराजा हरि सिंह सम्मान भी आपके द्वारा शुरू किया गया। उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या उसके पीछे अभिप्राय था और कितना बड़ा एक मंच ये था? विवेक जी, जिस टाइम मेरे को महाराजा जी से बड़ा प्यार था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ख़ानदान जो है वो महाराजा जी की फैमिली के लिए ही सेवारत था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो चनैनी वाले महाराजा जी के वज़ीर आज़म थे। ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, जब नई जनरेशन आती है उनको कोई लेना देना नहीं होता, उनको नहीं लेना देना है कि हमारे ख़ानदान में हमारे जो बुज़ुर्ग है वो कहाँ थे, किस महाराजा के साथ काम किया था। दादा दादी से बचपन से महाराजा साहब के लिए मैं सुना करती थी कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, अपनों ने किया, और वो नेपेंसी रोड मुंबई जाके अपने लास्ट के जो साल थे वहाँ पे रहे। तो मैं जब भी मैं महल जाती थी, हरिनिवास जाती थी, जो महल बना हुआ, तो मुझे वहाँ डर सा लगता था। मुझे लगता है महाराजा साहब मुझे कुछ कह रहे हैं। फिर मुझे लगता था कि ये मुझे क्यों कहेंगे, मेरा अपना वहम होगा, ये क्या करते हैं। फिर मैंने उनकी कहानियाँ जो हैं वो पढ़नी शुरू कर दी। जब मैंने विकिपीडिया में पढ़ा कि उनके खिलाफ कितना गलत लिखा हुआ है, और जो मेरे दादाजी जिनको एक एक चीज़ सत्य पता थी, जो मुझसे पूरी कहानियाँ किया करते थे और मुझे कहते थे कि काश मैं चाहता हूँ कोई तो हमारे ख़ानदान का हो जो महाराजा जी साहब के लिए कुछ करे। तो शायद वो मन में जज्बा था महाराजा साहब के लिए, और डोगरा बेटी होने का मैंने एक फ़र्ज़ निभाया। विवेक जी, मुझे अभी भी याद है 2016 में जब मैंने पहला अवार्ड किया था, महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड, उस टाइम किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जम्मू के लोगों ने, बहुत सारे लोग थे जो महाराजा जी का नाम ही नहीं लेना चाहते थे। मैं आज आपको सत्य बात बोलती हूँ, बड़े फ़ख्र से बोलते थे महाराणा प्रताप सिंह जी, महाराणा गुलाब सिंह जी, लेकिन जब भी कहानी आती थी महाराजा हरि सिंह जी की तो इनका नाम ही लेना पसंद नहीं करते थे। मुझे लगा मैंने महाराजा जी साहब को जिंदा रखना, मैं कैसे रखूं? तो मैंने क्या किया, महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड बनवाया। मुझे ये होता था कि भाई महाराजा गुलाब सिंह जी का, महाराजा प्रताप सिंह जी का, सबके अवार्ड हैं जिनकी वजह से ये डोगरा विरासत है, हम डोगरे आज कहलाते हैं, जिन महाराजा जी की वजह से उनके नाम पे एक स्कूल कॉलेज तक नहीं, एक एयरपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, आज भी नहीं है। मुझे नहीं लगता आज भी इनके नाम से कुछ होगा। तो मैंने जब ये अवार्ड बनाया तो मैंने ऐसी ऐसी महान शख्सियत को ये अवार्ड देना शुरू किए, जिससे महाराजा जी साहब को मैं ज़िंदा रख पाई। मुझे गर्व है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने डोगरा बेटी होने का फ़र्ज़ अदा किया। मैंने देश विदेश में हर जगह पहुंच के महाराजा जी साहब को ज़िंदा रखा। आज मुझे खुशी होती है कि लोग आगे आ चुके हैं, डोगरे एकजुट होके बड़े हैं, उनके नाम से छुट्टी भी मिल गई है। लेकिन जो सबसे पहला मेरा प्रयत्न था आज भी किसी को याद नहीं है, और कोई बोलना भी मुझे लगता है उनको पसंद नहीं होगा कि संध्या गुप्ता ने महाराजा जी साहब के लिए क्या किया या डोगरा विरासत के लिए क्या किया। पर मुझे इस सब का कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई लालच भी नहीं है कि कोई मेरे बारे में बोले या नहीं बोले। मैं अपने फ़र्ज़ पूरा करने के लिए इस दुनिया में आई हुई हूँ। संध्या जी, लगातार आप फ़र्ज़ पूरा करते हुए लग रहे हैं इस जीवन में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक फ़ैशन डिज़ाइनर के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, और एक एजुकेटर के रूप में, और एक लीडर के रूप में निरंतर आपके काम होते आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके बाद जो अगला पड़ाव आपका था, एक
राजनीति के क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? राजनीति का मुझे शौक नहीं था विवेक जी, मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे एबीसी नहीं आती राजनीति की, मुझे लगता है मैं बनी ही नहीं हूँ। मुझे झूठ बोलना वैसे भी बड़ी नफरत है, तो पॉलिटिक्स में आके तो छड़े झूठ मैं देखती हूँ, तो मुझसे वो गवारा नहीं होता। ये अठालवे जी को मैं काफ़ी सालों से जानती थी, तो मैं उनसे जब मिली, उनके कामों को देखती थी, तो मुझे एक अच्छा नेता लगता था। मुझे लगता था कि एक ऐसे नेता भी हैं जो इस संसार में जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हर एक को खाने के लिए पूछते हैं। तो कुछ ऐसी उनकी जो बातें थी वो मेरे दिल को छू गई। तो जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बोला कि मैं आपको नेशनल कमेटी में आपको रखूँगा। तो दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे उन्होंने मुझे नेशनल कमेटी में डाल दिया, जिसमें टोटल पूरे इंडिया में 50 लोग थे, उसमें से मैं भी एक थी। फिर अभी 2 साल पहले ही वो लगातार मेरे काम को जज करते रहे, जो मैं सोशल काम करती थी। तो उनको शायद लगता होगा कि मैं ये जम्मू कश्मीर को संभाल सकती हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मेरा अपना एक ओहदा है, एक मुकाम मैंने हासिल किया है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। ये भी रीज़न होगा कि उनको नई नई पार्टी है, तो उनको लगता होगा कि मैं अगर मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो पार्टी में लोग मेरे कहने से बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। 2 साल पहले श्रीनगर में एक कार्यक्रम था, साहब ने मुझे बुलाया कि आपने वहाँ पे आना है। तो वहीं पे उन्होंने मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि आपको जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो पहले तो समझ नहीं आया कि मैं इतना बड़ा कार्यभार कैसे संभाल पाऊँगी। फिर मुझे लगा कि अगर कोई जिम्मेदारी है तो चलो इसको भी निभाना चाहिए। यहाँ से अगर आगे देखें तो संध्या गुप्ता अपने आप को कहाँ पाती है? कहीं भी नहीं पाती हूँ विवेक जी। मुझे लगता है कि जहाँ से मैं पैदा हुई थी, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मैं वहीं पे आपको खड़ी मिलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर चुकी हूँ। रुतबा, शोहरत, लोगों का प्यार, बड़े बड़े मेडल, 3 तो मुझे डॉक्टरेट मिल गए, मेरे नाम से डॉक्टरेट जुड़ गए। पहले भी 2 बार डॉक्टरेट मिला मुझे। नेल्सन मंडेला से मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो मैंने कभी अपने नाम के साथ डॉक्टरेट भी नहीं लगाया, मैं आपको सही बोलूँ। मुझे लगता था संध्या गुप्ता काफ़ी है, पर्याप्त है ये नाम, मतलब एक नाम जिसके लिए मैं ज़िंदा हूँ। तो लास्ट का मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सब काम कर लूँगी और मैं सेवा मेरी पूरी इस दुनिया के लिए, समाज के लिए पूरी हो जाएगी, तब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे लगता था मैं शांत सी हो जाऊँगी। पर क्या आपको लगता है कि वो जो लो अंदर जल रही है समाज सेवा की, वो कभी बुझेगी? नहीं बुझेगी। लास्ट के जो मेरे टाइम होगा, मुझे नहीं पता, आज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, कल क्या होने वाला मुझे खुद भी नहीं पता, वो तो भगवान को पता होगा। लेकिन लास्ट के जो मुझे लगता है कि जो चंद साल होंगे, वो मैं समाज को सुधारने की पूरी कोशिश जद्दोजहद करती रहूँगी। अपने विचारों से, अपने मैं भाषण से, कुछ भी कह सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि समाज बदल जाए। वो बदल नहीं रहा, वो कुएं में डूबता चला जा रहा है। ड्रग्स देखो या आप देख रहे हो शोषण देख रहे हो। तो मैं समाज को सही राह पे लाने के लिए मैं शायद वो प्रयत्न करूँगी एंड में। 2-3 चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। संध्या गुप्ता को शांति कहाँ मिलती है? मुझे शांति मिलती है जब मैं उन गरीब अनाथ बच्चों के पास बैठती हूँ, जब मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में देखती हूँ। मुझे सुकून मिलता है जब भिखारी लोग बैठे हुए होते हैं सड़कों पे और वो भीख मांग रहे होते हैं, तो कभी कभी मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ देखने के लिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी चलती है। मुझे सुकून मिलता है उन माँओं के पास बैठने का जिनके बच्चों के पास आज उनके घरों में जगह नहीं है। जब वो मेरे पास बैठते हैं, उनकी जो खुशी होती है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराहट देखने के लिए ही तो मैं ज़िंदा रहती हूँ। तो मैं अपने आप को हर उस इंसान के पास देखकर खुश होती हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। और चलते चलते बिल्कुल चंद शब्दों में आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगी? संध्या गुप्ता कौन है? संध्या गुप्ता एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी माँ, ऐसी बेटी जो इस धरती पे आई है कुछ करने के लिए, आप सब के लिए बनी हुई है। मैं अपने लिए जीना नहीं चाहती, मैं आप सब के लिए जीना चाहती हूँ। आप सबको जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, आप एक बार मुझसे मिलिएगा, मैं आपको 1000 बार आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो बरकरार रहे और मेरी वजह से किसी का घर बन जाए, किसी बच्चे का ज़िंदगी सुधर जाए, तो मेरी ज़िंदगी वहीं खुशी देती है मुझे।
संध्या जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस मिशन पर आप चली हैं और लोगों के जीवन में एक नई लो ला रही हैं, और ये लो लगातार बरकरार रहे, आपका ये जज्बा, मोर पावर टू यू, मोर पावर टू मेरी पहचान। और आपके इस जज्बे को संध्या जी, विशेषकर आपको, और हम आशा करते हैं कि ये जज्बा यूं ही कायम रहे और पूरे समाज में एक नई क्रांति, एक नई अलग आप जगाते रहें। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू।